हमारे पूरे दिन का शायद ही ऐसा कोई काम होता होगा जहां पर हमें डर ना लगे। इस डर के बारे में शायद मैं जितना बोलूं उतना ही कम है। आज डर लग रहा है कहीं जुबान से अल्फाज कुछ ऐसे ना निकल जाएं कि सब हमसे खफा हो जाए। आज डर लग रहा है कि कहीं हम हमारे अपनों को ही धोखा ना दे दें। आज डर लग रहा है, क्या पता शायद आज जो हमारी अहमियत है वो कल हो ना हो। आज डर लग रहा है कि कहीं हम इस जिंदगी के खेल में पिछड़ ना जाएं, हमारी गाड़ी पीछे ना छूट जाए। जब इतने सारे डर हों तो कोई कैसे आगे बढ़े, और हमारी ज़िंदगी इस आइडिया पर ही अटक जाती है जहां पर हम बहुत कुछ करने के बारे में सोचते तो हैं लेकिन उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो आज इस समरी में आप सीखेंगे कि डर की पहचान कैसे करें और ये हमारी ज़िंदगी पर क्या क्या असर डालता है। आप डर का सामना करना और उसे कंट्रोल करना भी सीखेंगे, और डर के कारण जो चीज़ें आपसे छूट रही हैं आप उसे भी एक्सपीरियंस करना सीख जाएंगे। इस समरी के लास्ट में आप खुद को पर्पस, मीनिंग और प्यार के साथ एक अलग अंदाज में देखने लगेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, और आप सीखेंगे कि जिन चीज़ों से आप सबसे ज़्यादा डरते हैं उन्हें एक्सेप्ट करने से कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन करना कैसे होगा, क्या वाकई में आसान है या फिर मुश्किल है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस समरी में मिलेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं इस सफ़र में। इस समरी का नाम है फील द फियर एंड डू इट एनीवे, जिसे लिखा है सूजन जेफर्स ने। इसका पहला चैप्टर है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ एंड व्हाई। मतलब डर ही वो कारण है जिसकी वजह से हम उस खुशी को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते जिसकी तलाश में हम लगे रहते हैं। जिंदगी अपनी प्लेट में हमें क्या कुछ सर्व करती है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर वो कोई दर्दनाक एक्सपीरियंस भी हुआ तो हम उसे सहने के लायक तो बन ही सकते हैं। तो आइए पहले डर को समझते हैं। डर के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है वो चीज़ें जो सच में होती हैं और जिसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। दूसरे लेवल में ईगो जैसे इमोशंस शामिल होते हैं, जैसे रिजेक्शन, फेलियर, इमेज खराब होने का डर और असहाय महसूस करना। तीसरा लेवल आता है सबसे बड़ा डर, जिसमें ये सोच आ जाती है कि मैं तो इसे हैंडल कर ही नहीं सकता। आप फ्यूचर के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए आपको कभी भी बिना कोशिश किए नहीं कहना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास करने से और अपने डर से भागने की बजाय उसका सामना करने से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो आइए इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। रह रहकर बस उसे अपनी माँ का ख्याल आने लगा। जब भी वो कहीं घर से बाहर जाता तो उसकी माँ कहती, बेटा अपना ध्यान रखना। वो आदमी सोचने लगा कि इन सिंपल से शब्दों में 2 मैसेज छिपे हैं। पहला तो ये कि ये दुनिया सेफ नहीं है, खतरनाक है, डेंजरस है, और दूसरा ये कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन उस वक्त वो आदमी एक नादान बच्चा होने की वजह से कभी भी इसका सही मतलब समझ ही नहीं पाया। उसकी माँ सिर्फ इस बात से चिंतित थी कि उसके बेटे को कुछ हो जाएगा तो वो उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं रहेगी। इस तरीके से सालों बीत गए। बच्चा बड़ा हो गया था, लेकिन बाहर जाते वक्त उसकी माँ उसे कहती थी, बेटा सावधान रहना, अपना ध्यान रखना। बड़ा होकर जब उसके भी बच्चे हो गए तो वो अपनी माँ की बातों की गहराई को समझ पाया। असल में वो ये कहना चाहती थी कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी और टूट जाएगी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई और उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट करवाया गया। एक मेजर ऑपरेशन के बाद जब वो आदमी अपनी माँ से मिलने गया तो उसकी नाक और गले में पाइप लगी हुई थी। बिना ये जाने कि वो सच में उसे सुन पा रही है या नहीं, वो झुका और अपनी माँ के कान में धीरे से कहा, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोटा सा काम है और मैं अभी वापस आता हूँ। दरवाजे के पास पहुँचने पर उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, अपना ध्यान रखना बेटा।
ये सुनकर उसका दिल भर आया और उसकी आंखों से पानी छलकने लगा। वो सोचने लगा, मैं तो शायद गिन भी नहीं सकता कि इतने सालों में माँ ने ये बात कितनी बार कही है। तो इस कहानी को समझते हुए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। कांट यू मेक इट गो अवे, मतलब एक सच जो कभी बदलने वाला नहीं है। वो ये है कि हमारा डर कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी पर कितना असर डालता है आप उसे ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। डर को शांत और काबू में किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नई सिचुएशन में वो दोबारा लौट कर आ जाता है। ये एक साइकिल की तरह है जो फिर से शुरू हो जाएगा जब तक आपको इसकी आदत नहीं हो जाती। जो लोग एंटरटेनमेंट और पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो भी इस डर को एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे आप कोई भी हों, हम सभी इस डर को महसूस करते हैं। इसलिए वो चीज़ें करना जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हों कुछ हद तक आपके डर को कम कर सकती हैं। जैसे कि एक औरत थी जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक होने से पहले वो हर चीज़ के लिए अपने पति पर निर्भर थी। तलाक होने के बाद उस औरत के पास नई चीज़ों को सीखने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। उसे काम करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और ना ही उसे कभी बाहर निकलकर दुनिया का सामना करने की ज़रूरत पड़ी थी। वो बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन उसने चीज़ों को कभी छोड़ा नहीं। वो नई चीज़ें सीखने लगी। इस वजह से धीरे धीरे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। हर दिन उसने कुछ नया सीखा। अपने दम पर प्रॉब्लम को हैंडल करने की एबिलिटी ने उसके डर को कम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब भी वो कुछ नया एक्सपीरियंस करती तो वो डर लौट आता था। लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वो अपने डर से डरकर पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो भागना बंद नहीं करेगी तब तक ये डर उसे भगाना बंद नहीं करेगा। तो उसने सोचा, अगर किसी को भागना ही है तो क्यों ना डर को भगाया जाए। इसी तरह एक बार एक मेयर थे जो स्टेप डांस सीखना चाहते थे। ये एक पब्लिक इवेंट के लिए था जिसमें उन्हें एक ब्रॉडवे कास्ट के साथ परफॉर्म करना था। यूं तो मेयर को हजारों लोगों के सामने स्पीच देने की आदत थी और उन्हें ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते थे जिसका असर हजारों लोगों पर पड़ता है। लेकिन डांस के मामले में वो जरा अनाड़ी थे और उन्हें स्टेप डांस सीखने में डर लग रहा था। ये उनके लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने इसे ट्राई करने का डिसीजन लिया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि नई चीज़ें सीखते वक्त डर लगना बिल्कुल नेचुरल है, ये सबको लगता है। हिम्मत करके उन्होंने डांस करना शुरू किया। कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद मेयर का डर धीरे धीरे कम होने लगा और उनमें कॉन्फिडेंस आने लगा। उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैं इसे संभाल लूँगा। एक एक करके दिन बीत रहे थे और आखिरकार इवेंट का दिन आया। मेयर ने परफेक्ट डांस करने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बस दिल खोल कर डांस किया। लोगों का उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद आया और सभी ने उनके लिए खूब सारी तालियां बजाई। तो सच तो ये है कि हम सभी लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर डर को ज़रूर महसूस करते हैं, चाहे कोई भी हो। अपने डर को एक्सेप्ट करके आप उसे हरा सकते हैं। तो इसी एक्सेप्टेंस के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, फ्रॉम पेन टू पावर, यानी कि दर्द से शक्ति की तरफ। जिंदगी में रिस्क लेना आपको और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। हर स्टेप के साथ कॉन्फिडेंस हासिल करना आपको डर के मौजूद होने के बावजूद दुनिया को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। हम सब के अंदर पावर होती है और किसी भी सिचुएशन में जब हम डरे हुए हों तो हम खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उस पावर को यूज़ कर सकते हैं। पावर का मतलब लोगों पर रौब जमाना या उन्हें कंट्रोल करना नहीं होता। हम जिस पावर की बात कर रहे हैं वो आपकी खुशी को कंट्रोल करने की एबिलिटी और आप जिस तरह अपनी ज़िंदगी को जीते हैं उस बारे में है। तो आइए यहाँ एक कहानी से इसे हम समझते हैं। एक औरत को पता चला कि उसके पति को कैंसर हो गया था। इस खबर ने उन दोनों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। वो औरत इतना डर गई थी कि उसने सिचुएशन को संभालने की अपनी पावर ही खो दी थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने नई चीज़ें सीखी। अब वो इस सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखने लगी।
उसने महसूस किया कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो उसकी और उसके पति की परवाह करते हैं। हर दिन लड़ने झगड़ने के बावजूद उनका एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ने लगा था। उस औरत ने गुस्से और कड़वाहट की भावना को खुद से दूर कर दिया था। वो अब किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तनाव महसूस नहीं करती थी। उसमें कॉन्फिडेंस भरने लगा था। एक एक कर दोनों पति पत्नी ने अपने अंदर की हर नेगेटिव फीलिंग से छुटकारा पाया और अपने अंदर की पावर को खोजा। समय के साथ उस आदमी की सेहत बेहतर होने लगी और इतना ही नहीं, अब वो दोनों साथ मिलकर दूसरे कैंसर पेशेंट्स की मदद करने में लग गए। तो अंत में आपका विल पावर आपकी कमजोरी को हरा देता है। आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो इस कहानी में अपने अंदर की पावर को कैसे यूज़ करना है, ये जानने के बाद अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। वेदर यू वांट इट और नॉट, इट्स योर्स। यानी कि हम में से कई लोग बड़ा होना ही नहीं चाहते। अपने एक्शन के लिए वो हमेशा दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं। अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। एक असहाय और विक्टिम बनकर के अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। इसका कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए, क्योंकि अपने हर एक्शन और उसके रिजल्ट के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। याद रखिए कि आज आप जो डिसीजन लेते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जब आप एक विक्टिम की सोच नहीं रखते, तब डर आप पर नहीं बल्कि आप डर पर हावी होने लगते हैं। जिम्मेदारी लेने का एक और मतलब अपने मन में चल रहे हजारों थॉट्स को हैंडल करना भी है। ये थॉट्स आपके मन को नेगेटिविटी से भरकर आपको खुद पर डाउट करने के लिए मजबूर करते हैं। इस बात को समझना चाहिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और उसे अचीव करने के लिए एक्शन लेना, ये भी जिम्मेदारी लेने का ही एक हिस्सा है। आप अपने गोल की ओर बढ़ने के लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। तो आइए इसे हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। एडवर्ड एक अमीर आदमी था जिसके पास दुनिया की हर चीज़ थी, लेकिन फिर भी वो हर वक्त चिंता में डूबा रहता था। वो इतना परेशान रहने लगा कि लोगों ने उसे साइकेट्रिस्ट से मिलने की सलाह दी, लेकिन एडवर्ड ने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसे नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में जो भी लोग थे उन्हें बदलने की ज़रूरत थी। वो हमेशा शिकायत करता, काश मेरी वाइफ मुझे ज़्यादा अच्छे से समझती, काश मेरा बॉस मुझ पर डिपेंडेंट नहीं होता तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती और मैं इतना परेशान नहीं होता। एडवर्ड को यकीन था कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, दूसरे लोग गलत हैं, वो नहीं। एडवर्ड एक ऐसे आदमी का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो दूसरों को दोष देकर खुद को विक्टिम समझता है। इसी तरह आइए अब हम टोनी की भी बात करते हैं। टोनी के पास एक अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन वो खुद को वहाँ फंसा हुआ समझता था। उसे अपनी जॉब छोड़कर बाकी सभी के काम ज़्यादा बेहतर लगते थे। लेकिन टोनी ने एक बार भी नहीं सोचा कि आज ऐसे भी अनगिनत लोग हैं जिनके पास कोई जॉब ही नहीं है और उन्हें रोज़ काम की तलाश में ना जाने कितने धक्के खाने पड़ते हैं। तो क्या उसका शिकायत करना सही है? शिकायत करने की बजाय टोनी को बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। सिर्फ इस तरह वो अपनी जॉब में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस कर सकता है। अपनी जॉब में ज़्यादा पहचान और सैलरी डिमांड करने से पहले आपको ये खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप सच में उसके लायक हैं। क्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आप एक एक्सीलेंट एम्प्लॉय हैं। अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी सिचुएशन को भी बदल सकते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना कि आपको सुधार करने की ज़रूरत है, ये भी जिम्मेदारी लेने का ही एक तरीका है। इसे हम केविन की कहानी से सीख सकते हैं। केविन को अपनी वाइफ और परिवार से अलग हुए 5 साल हो गए थे। उनकी ज़िंदगी में एक लड़की आई थी जिसे वो पसंद करने लगा और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी वाइफ और बच्चों को बताया नहीं था कि वो तलाक चाहता था। एक दिन उस लड़की ने केविन को धमकी दी कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। केविन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि उसने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसका मन नेगेटिव बातों से भरने लगा।
वो तरह तरह की बातें सोचने लगा, जैसे अगर उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया तो हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले, या उसके बच्चे उससे नफरत करने लगेंगे और उससे रिश्ता तोड़ देंगे। थेरेपिस्ट की मदद से केविन को एहसास हुआ कि वो लेट गो करने से डर रहा था। उसने महसूस किया कि उसके लिए उसकी वाइफ और उसके बच्चे ही घर वापस आने का कारण थे। वो उसके अपने थे और वो इस कनेक्शन को खोने से डर रहा था। इसी डर की वजह से केविन फंसा हुआ फील करने लगा। तो लाइफ में हम सभी को अपने लिए गए डिसीजन का सामना करना ही पड़ता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारा डिसीजन सही साबित हो। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके, उन्हें स्वीकार करके उनसे सीखना चाहिए, ताकि हम एक जगह अटके ना रहें और आगे बढ़ सकें। तो इस कहानी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोलियाना राइट्स अगेन। यानी कि पोलियाना एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो पॉजिटिव सिचुएशन के हर पहलू को देखने में विश्वास करती है। पोलियाना प्रिंसिपल की शुरुआत उसी से हुई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बने रहना नासमझी और बहुत ही अनरियलिस्टिक है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? सच तो ये है कि किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना खुश रहने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। जब आप अपने मन में चल रही नेगेटिव बातों को सुनना बंद कर देते हैं, तब आप उन्हें जीतने लगते हैं। आप में अपने डर को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। तो इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि नेगेटिविटी को कैसे खत्म किया जाए। आपके मन में चल रही आवाज़ें आपको ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जो असल में मौजूद हैं ही नहीं। ये आपकी पावर को एक लिमिट में रोककर आपको डर से भर देती हैं। पॉजिटिव थॉट्स के साथ इन आवाज़ों से लड़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप दोबारा अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है और हम ऑटोमेटिकली उसे करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस पॉजिटिव थिंकिंग को एक हैबिट में बदलें। हाँ, ऐसा भी टाइम आएगा जब आप बहुत ही हारा हुआ और दुखी महसूस करेंगे, लेकिन तब आपको दोबारा खड़े होकर लड़ना होगा। तो आइए हम इसे एक और कहानी के जरिए समझते हैं। जीन और मैरी दोनों हाउसवाइफ थी। हार्ट अटैक की वजह से दोनों के पतियों की मौत हो गई थी। उनमें से एक ने खुद को संभाल लिया, जबकि दूसरी ने डर के सामने हार मान ली। जीन को लोगों ने सालों तक सांत्वना और सहानुभूति दी, लेकिन एक पॉइंट पर आने पर सभी लोग उसके डिप्रेस्ड मूड से तंग आने लगे। कोई भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहता था। जीन सोचने लगी कि अकेले होने के बाद एक औरत को वो सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत होती है। उसने ये भी मान लिया था कि दोबारा उसे कोई साथी नहीं मिलेगा और उसके पति के जाने के बाद वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। तो आखिर में यही जीन का सच बन गया, क्योंकि उसका एटीट्यूड और रवैया ही नेगेटिव था। उसका पति बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने जितना पैसा उसके लिए छोड़ कर गया था। तो जीन ने डिसाइड किया कि वो उस छोटी सी रकम से ही खुद को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसके जैसी हाउसवाइफ को जॉब मिलना नामुमकिन था। जीन कई जगह पर इंटरव्यू भी देने गई, लेकिन उसमें ना कोई जोश था और ना ही कोई उमंग। वो एक सुस्त इंसान लग रही थी, जिस वजह से उसे कहीं भी हायर नहीं किया गया। जीन ने अपनी नेगेटिव थिंकिंग के कारण अपनी ज़िंदगी को दुखों से भर लिया था। दूसरी ओर अगर मैरी की बात करें तो मैरी का ज़िंदगी के प्रति एक अलग ही नज़रिया था। उसने पोलियाना प्रिंसिपल को अप्लाई किया। उसके पति के गुजरने के बाद वो कई दिन बेहद उदास और दुखी थी, लेकिन उसके बाद उसने हिम्मत करके खुद को संभाला। मैरी एक ऐसी शख्स थी जो बुरे से बुरे हालात में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेती थी। उसके पति ने भी उसके लिए कोई बड़ी दौलत नहीं छोड़ी थी, लेकिन जीन से अलग उसने बाहर जाकर अपने दम पर पैसा कमाने का पक्का इरादा कर लिया था। उसे भी जॉब करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैरी ने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी। तो उसने चंदा इकट्ठा करने वाले एक इवेंट में अपनी मर्जी से नाम लिखवाया। हालांकि चैरिटी का काम था, लेकिन उसे ये काम बहुत ही पसंद आया। इसलिए उसने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इकट्ठे करने वाले क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई किया।
और कमाल की बात तो तब हुई जब उसके पास सिलेक्शन की कॉल आई। मैरी बहुत खुश हुई। उसे इससे पहले कभी भी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। वो अब भी अपने पति को बहुत मिस करती थी, लेकिन उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है, इसलिए आगे तो बढ़ना ही होगा। जिस तरह एक सिक्के के दो साइड होते हैं, ठीक उसी तरह जिंदगी में हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो मैरी ने पॉजिटिव साइड को देखना चुना, इसलिए लोग उसके साथ रहना पसंद करते थे। सब उसकी तारीफ करते थे कि कैसे उसने दुख से बाहर निकलकर खुद को एक बहादुर और सफल इंसान बना लिया था। मैरी ने दुखद घटना में भी हिम्मत नहीं हारी और उसे एक मौके के रूप में देखकर आगे की ओर कदम बढ़ाया। अगर मैरी ने अपने पति को खोया नहीं होता तो शायद वो ये कभी नहीं जान पाती कि वो अपने दम पर कितना कुछ अचीव कर सकती थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हेन दे डोंट वांट यू टू ग्रो। यानी किसी इंसान के पास जब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है तो वो उसे पावरफुल बना देता है। हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें देखकर हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम खुद को नेगेटिव लोगों से दूर करने लगते हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत जल्द हमें अपनी चपेट में ले लेती है और हमें अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं आने देनी चाहिए। जब कोई इंसान पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है तो वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी से भरे लोगों को ही अट्रैक्ट करता है। आपकी एनर्जी जैसी होगी, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो आपको खुलकर अपनाते हों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हों और गलत होने पर सही रखने का जज्बा रखते हों। अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसे अनदेखा ना करें, बल्कि जल्द से जल्द बात करके उसे सुलझाने की कोशिश करें। जैसे कि डोरिस, ये कॉलेज स्टूडेंट थी और इतनी शर्मीली थी कि हर दिन उसके पति को उसे क्लास तक छोड़ना पड़ता था। उसका पति भी डोरिस का लेक्चर खत्म होने का इंतज़ार करता, क्योंकि वो जानता था कि वो अकेले होने से बहुत डरती थी। अगर डोरिस को क्लास में कुछ बोलने के लिए कहा जाता तो उसे घबराहट होने लगती और पैनिक अटैक आने लगता। उसके प्रोफेसर ने इस बात को नोटिस किया। डोरिस की मदद करने के लिए उन्होंने डोरिस को पैराडॉक्सिकल इंटेंशन नाम की एक टेक्निक परफॉर्म करने को कहा। इसका सीधा सा मतलब ये था कि डोरिस को वो काम करना होगा जिससे वो डरती है। डोरिस इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन प्रोफेसर ने उसे एनकरेज किया। उन्होंने डोरिस से कहा कि वो पैनिक अटैक होने पर उसे रोकने की कोशिश ना करे, ताकि पूरी क्लास उसके अटैक का गवाह बन सके। लेकिन डोरिस ऐसा नहीं कर पाई। वो उस सिचुएशन में हंसने लगी, जिसे देखकर पूरी क्लास उस पर हंस पड़ी। बस यही डोरिस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हर हफ्ते उसमें प्रोग्रेस होती जा रही थी। अब वो अपनी क्लास के दोस्तों के साथ मिलकर असाइनमेंट पर काम करने लगी थी। कुछ महीनों के बाद वो अकेले शॉपिंग करने लगी, यहाँ तक कि अकेले ट्रेन में ट्रैवल करके वो घर भी जाने लगी। एक दिन उसने अपने प्रोफेसर से कहा कि वो अपने पति की वजह से निराश थी। उसने बताया कि मैं जैसे जैसे इम्प्रूव कर रही हूँ, मेरा पति मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं जब भी बाहर निकलने के लिए खुद को मेंटली तैयार करती हूँ, वो मुझे उन खतरों के बारे में बताने लगता है जिसका मुझे सामना करना पड़ेगा। जब मैं उन चीज़ों के लिए सेलिब्रेट करती हूँ जो मैंने अचीव की हैं, तो वो मुझसे दूर होने लगता है। इससे पता चलता है कि डोरिस के पति को उसकी आदतों और एटीट्यूड में हो रहे बदलाव से खतरा महसूस हो रहा था। वो डोरिस जो कभी उस पर डिपेंडेंट हुआ करती थी, अब वो अपने दम पर जीना सीखने लगी थी। दोनों ने इस प्रॉब्लम को हल करने का फैसला किया। वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते थे। अब डोरिस पहले की तरह डर डर कर नहीं जीना चाहती थी, इसलिए उसके पति ने इस बात को समझकर खुद एडजस्ट करने का वादा किया। उसने साफ साफ कह दिया कि वो बस उसे खोने से डरता था। डोरिस के पति ने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की। उसे कुछ वक्त लगा, लेकिन उसने आखिर ऐसा कर दिखाया। अब वो डोरिस का सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया था। तो कैसे डोरिस ने अपनी फियर का सामना किया, ये जानने के बाद अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, हाउ टू मेक ए नो लूज डिसीजन।
यानी कि लाइफ में डिसीजन लेना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन लंबे टाइम में इसे आसान और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने का एक ही तरीका है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि ट्राई करके फेल होना कभी भी ट्राई ना करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। जब आप कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं तो कम से कम आप उस प्रोसेस से कुछ तो सीखते ही हैं। कम से कम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में पता चल जाता है जो काम नहीं करता है। उसके बाद आप एक नया तरीका आजमा सकते हैं। तो बस अपने गोल पर फोकस करें, डटे रहें। ये आइडिया डिसीजन लेना आसान और इफेक्टिव बनाता है, लेकिन कैसे? क्योंकि कम से कम अब डर के कारण एक जगह ये सोचकर अटके तो नहीं रहेंगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए फेलियर यानी कि असफलता से डरिए मत, क्योंकि ये सक्सेस की जर्नी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेकिन दुख की बात तो तब होती है जब आप कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं करते। इमेजिन कीजिए कि आप सालों तक यही सोचते रहें कि यदि ऐसा हो गया, वैसा हो गया तो फिर क्या होगा। इसका आपको बाद में पछतावा होगा कि आपने एक बार कोशिश भी नहीं की। इसलिए ट्राई करना और फेल होना एक नो लूज डिसीजन कहलाता है। फेल होने के बावजूद भी आप अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। जैसे कि एलेक्स को ही ले लीजिए। ये एक लॉ स्कूल का स्टूडेंट है। वो अपने पिता का बहुत ही सम्मान करता था, इसलिए उसने उनके रास्ते पर चलने का डिसीजन लिया और लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। 2 सालों तक उसके बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, लेकिन फिर एलेक्स लॉ के प्रोफेशन के बारे में दोबारा सोचने लगा। उसने महसूस किया कि वो हमेशा झगड़ों और बहस के बीच में नहीं रहना चाहता था। एलेक्स लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन एक अलग तरीके से। उसे लगता था कि लॉयर बनने के लिए वो बहुत ही नरम दिल है। इसलिए एलेक्स ने साइकोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया। उसके पिता ने करियर बदलने के फैसले में उसे सपोर्ट करके उसे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वो इसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाएंगे। इससे एलेक्स सोच में पड़ गया, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने लॉ स्कूल छोड़कर साइकोलॉजी के स्कूल में एडमिशन लिया। लोग उससे कहते कि उसने 2 कीमती साल यूं ही बर्बाद कर दिए, लेकिन एलेक्स को अब यकीन था कि वो लॉयर नहीं बनना चाहता था। एलेक्स ने अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और उसकी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। काम के दौरान उसकी उस लड़की से मुलाकात हुई जो बाद में जाकर उसकी हमसफर बनी। 2 पार्ट टाइम जॉब की मदद से अपनी फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद अंत में एलेक्स को डॉक्टरेट की डिग्री मिली। इस बात पर विश्वास बनाए रखिए कि आप जो भी रास्ता चुनते हैं उसमें आने वाले किसी भी चैलेंज को आप हैंडल कर सकते हैं और आप अपना गोल अचीव करने में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। उस रास्ते में आपको फेलियर का भी सामना करना होगा, लेकिन हिम्मत करके दोबारा उठकर आप एक नया रास्ता ट्राई कर सकते हैं। आपके सामने कई सारे मौके आएंगे, बस आप में वो रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। रिस्क लेकर ही आप अपने डर को दूर कर सकते हैं और अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। जब भी आपको डर लगे तो खुद से बस इतना कहें, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। और अब हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो अब हम उन की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने सीखे हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि कैसे डर हम पर हावी होकर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन एक सच तो ये भी है कि ये डर हमेशा यहाँ पर रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाएगा हमें छोड़कर। लेकिन अगर हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया और इसका सामना करना शुरू कर दिया तो हम इसे दूर कर सकते हैं। आपने ये भी जाना कि डर के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल उन चीज़ों के कारण होता है जो असल में हो रहा है। दूसरा लेवल हमारे मन में मौजूद थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से होता है। तीसरा लेवल सबसे बड़ा डर वो होता है जब हम कहते हैं कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। साथ ही आपने ये भी समझा कि आप जब भी किसी नई सिचुएशन में होंगे तो हमें डर लगेगा,
लेकिन हम अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और रिस्क लेते हैं तो हम इस डर को हरा सकते हैं। आपने ये भी जाना कि आपके अंदर एक पावर मौजूद है, आपके डर को कंट्रोल करने की पावर। ये आपकी जिंदगी और आपकी खुशियों को कंट्रोल करने की पावर है। आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बारे में भी सीखा। कभी भी दूसरों को दोष ना दें। आपके साथ जो भी कुछ होता है वो आपके ही एक्शन का रिजल्ट है। इसलिए अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। आपने पोलियाना प्रिंसिपल के बारे में भी समझा। इसे नासमझी और अनरियलिस्टिक कहना बिल्कुल गलत होगा। ये सच्ची खुशी पाने का तरीका है। चीज़ों के पॉजिटिव पहलू को देखना सीखें। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करेंगे। आपने सपोर्ट सिस्टम की इम्पोर्टेंस को समझा। ऐसे लोगों के साथ रहें जो दयालु, खुश मिजाज और पॉजिटिव सोच रखते हों। दूसरों को समझने की कोशिश करें, तब जाकर वो भी आपको समझने लगेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आपने नो लूज डिसीजन के बारे में भी सीखा और ये तब होता है जब आप कुछ ट्राई करने की हिम्मत दिखाते हैं, भले ही उसमें फेल ही क्यों ना हो जाए। कम से कम आपने कुछ सीखा तो सही। असली फेलियर तो तब होती है जब आप कोई कदम उठाते ही नहीं। क्या अब भी आपको डर लग रहा है? उम्मीद है कि समरी ने आपकी काफ़ी मदद की होगी। डर महसूस करना गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हिम्मत करके आगे बढ़िए और जब भी आपको डर लगे तब खुद से बस इतना कहिए, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ये समरी तो खत्म होती है, लेकिन जो आपके आसपास के डर हैं उन्होंने आपको ज़रूर परेशान करना शुरू कर दिया होगा। बाहर जाने का डर, एडमिशन ना मिलने का डर, बिजनेस में असफलता का डर, मम्मी पापा और समाज से शेयर करने का डर, बहुत सारे डर। तो कोई बात नहीं, डर लगना एकदम नॉर्मल है, लेकिन आप इसे हैंडल कर सकते हैं। शेयर करना शुरू कर दीजिए। जो भी हो, जैसे भी हो, डटे रहें। बैठकर देखना नहीं है, नहीं तो ये डर आपको और डराएगा। इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ाइए। ये समरी आपको कैसी लगी? कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली कौन सी बुक समरी सुनना चाहते हैं आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी बुक समरी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।